पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी की भूटान नरेश से मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी करेंगे भूटान नरेश से मुलाकात। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो सकती है विस्तृत चर्चा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिल्ली में भारतीय छात्रों को किया संबोधित। कहा 2025 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 20,000 तक पहुंचाने का उद्देश्य। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले बदमाशों का अब तक नहीं लिया गया कोई सुराग। घटना में एक की हत्या और 10 लोग जख्मी। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ितों से की मुलाकात। कार्रवाई में ढिलाई के मद्देनजर 7 पुलिसकर्मी निलंबित। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल बोबो समेत 8 कांग्रेस विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। माइकल लोबो ने कहा, पीएम मोदी और सीएम सावंत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसा। सौजिया में मिनी बस के खाई में गिरने से 12 की मौत। सेना का राहत और बचाव कार्य जारी। घायलों को मंडी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। उपराज्यपाल ने की मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने की घोषणा। राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, हिंदी ने विश्व भर में भारत को दिलाया एक विशिष्ट सम्मान। गृहमंत्री अमित शाह ने सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन में लिया भाग। कहा, राजभाषा हिंदी के बगैर राष्ट्र गूंगा है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विनय क्वात्रा से मुलाकात की। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने हैदराबाद हाउस में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। कैथरीन कोलोना कल 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची। कोलोना कल मुंबई जाएंगी और उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी, नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कोलोना की यात्रा व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे पहले फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि भारत और फ्रांस के पिछले 25 सालों से अच्छे संबंध होने के साथ रणनीतिक साझेदारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया में शांति और समरसता लाना चाहते हैं। Reason being that France and India have a strong partnership, really a strategic partnership now. For the past 25 years almost, we've achieved a lot. We want to bring some peace and stability in this world. We work together not only on defense security but also on global issues, and we would like to do more. So this is the sense of our visit. फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने नई दिल्ली में भारतीय छात्रों को संबोधित करते हुए लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कैथरीन ने कहा कि हम 2025 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 20,000 तक पहुंचाना चाहते हैं। People-to-people contacts are essential. The objective assigned by President Macron is clear. We would like to reach 20,000 Indian students in France by 2025. So we're starting from
something close to 5,000, a little bit higher, a little bit lower, depending on the years. We must do much better. So we must attract every year 7,000 to 8,000 students, more and more, and therefore increase the actual numbers by 50%. It is very ambitious, I know that, but between India and France, the sky is the limit. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीटी न्यूज। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और देश की राजधानी दिल्ली में डीडी न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट पर सरेआम हमला किया गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों की कुव्यवस्था की शिकायत पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने टीम गई थी, पर स्कूल में दाखिल होते ही हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ शिक्षकों ने कैमरामैन से कैमरा छीनकर उसे पटक पटक कर तोड़ दिया। हमारे रिपोर्टर गिरीश निशाना भजनपुरा के दिल्ली सरकार के स्कूल में पहुंचे थे और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे जब यह घटना हुई। इससे दिल्ली सरकार के स्कूल प्रबंधन पर सवालिया निशान लग गया है। देश की राजधानी में पत्रकारों पर हुए इस हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देने वाले लोग दिल्ली की सरकार में हैं, लेकिन उनके स्कूल में मीडिया वर्जित है। हैरानी की बात है कि ये दिल्ली मॉडल के एजुकेशन की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, लेकिन स्थानीय पत्रकार को फोटो दिखाने के कारण उन्हें पीटा जाता है, उनका कैमरा तोड़ा जाता है, मीडिया पर हमला किया जाता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसा हुआ है। सौजिया में एक मिनी बस खाई में गिर गई है। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और गंभीर रूप से हुए घायल 6 लोगों को जम्मू के सरकारी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। घटनास्थल पर सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बस पुंछ जिले के ही सौजिया से मंडी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बस हादसे पर शोक जताया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुंछ बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पुंछ के सौजिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक स्तब्ध परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुंछ बस हादसे में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुंछ में हुए हादसे में लोगों की मौत दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी के साथ मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। PMNRF से 2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को दिए जाएंगे। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद के निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट अचानक टूटकर गिरने से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एस्पायर 2 इमारत की 7वीं मंजिल से लिफ्ट टूटने से 6 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा गुजरात विश्वविद्यालय के पास हुआ है। हम घटनास्थल पर आए हैं और यहाँ आकर पूरा तपास किया तो वो 13वें माले पे कुछ सेंटिंग का काम कर रहे थे। वहाँ से बोले मजदूर पटके हैं, कितने आदमी थे, कितने काम कर रहे थे,
वो भी मालूम नहीं है, मगर 3 आदमी को एसवीपी में ले गए हैं, बाकी को जो 16 सिविल में ले गए हैं उनकी तपास अभी चालू है, कितने आदमी है, क्या कहाँ पर है, तो वो जब हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत में हुआ हादसा दुखद है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक की हत्या और 10 को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार आरोपों के घेरे में आ गई है। भाजपा ने इसे जंगलराज पार्ट 2 बताते हुए जदयू राजद सरकार पर हल्ला बोल दिया है। बेगूसराय में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने शहर के 4 थाना क्षेत्रों में यह हमला किया। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस समय कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए। संबंधित है और कुछ युवा और खेल मंत्रालय से संबंधित है। इस संदर्भ में आपसे परिचर्चा के लिए हमारे बीच माननीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्य और खेल मंत्री के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं और जनजातीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर्वप्रथम इस पर परिचर्चा का आरंभ मंत्री जी करेंगे, उसके पश्चात आप सबके प्रश्न लिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज़ की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। हमारी महिलाओं की टीम ने या महिला खिलाड़ियों ने बहुत सारे खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। और इस बार की अगर आपने ज्ञात होगा आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जब 11 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो उसमें से 11 महिलाओं ने तोड़े थे। तो लगातार बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने जा रहा है, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर बेटियों के फुटबॉल को ज़्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। ये अपने आप में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। बहुत सारी योजनाएं, टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज़ हों या फिर खेलो इंडिया सेंटर हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ये सारे जहां एक और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए बल दिया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों का बड़े टूर्नामेंट खेलने से पहले मनोबल बढ़ाने का काम भी और उनके वापस आने पर उनकी पीठ थपथपाने का काम भी किया है। दूसरा विषय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के विभाग से संबंधित है, जहां पर लंबे समय से हमारे जनजातीय क्षेत्र के भाई और बहनों की जो मांगें थी, जो वर्षों से पूरी नहीं हो पाई थी अलग अलग राज्यों की, उस पर भी निर्णय किया गया है। मैं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री भी, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके उसकी जानकारी आप सबके सामने रखें।
आदरणीय मंत्री अनुराग जी ने अभी आपको बताए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक हुई और उस मंत्री परिषद के बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफ़ी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले इस तरीके से बरसों तक पेंडिंग रहा और वो इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडाबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोण शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सावरा शब्द जोड़े गए हैं। 42 के बाद बिंझिया जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था। सभी औपचारिकताओं को, क्योंकि इसकी जांच की प्रविधि है और स्टेट से रिकमेंडेशन आती है और स्टेट के बाद में फिर हमारा मिनिस्ट्री उस पर कार्रवाई करने के बाद आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है। उसकी सहमति प्राप्त होने के बाद फिर कमीशन इस पर अपना जांच और अपना मंतव्य देता है और उसके बाद ये अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद मंत्री परिषद में स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्री परिषद ने इस पर फैसला दिया और इसको शामिल किया। इसी तरीके से
हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में, ये एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है। और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुविकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ कर्नाटका के जो इस समय सूची में सम्मिलित है उसमें प्रायवाची शब्द के रूप में बेटा कुर्बा को शामिल किया गया है। उसके जांच और उसके सारे रिपोर्ट आने के बाद आरजीआई ने सहमति दी और सहमति देने के बाद में ये प्रस्ताव को भी सारे जो इसके औपचारिकता हैं उसको पूरा करते हुए मंत्रिपरिषद लाया गया था। एक उत्तर प्रदेश का एक मामला जिसमें ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर चुके थे इस बात को लेकर कि जब ये अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध हो रहे थे उस समय जिला का जो सीमांकन हुआ था, नए जिले बने थे, उन जिलों के कारण विषमता बनी हुई थी। बाद में इसको पार्लियामेंट ले जाया गया, लेकिन इसके बाद फिर एक नई आपत्ति और सूचना प्राप्त हुई इसके कि जो जिला है जिसको संत रविदास नगर, वो एक्चुअली भदोही जिला ही उसको कहा जाता है। फिर राज्य सरकार से इसकी पूरी सूचना प्राप्त करके इसको संशोधित रूप में मंत्रिपरिषद में लाया गया। तो यह 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो बरसों से लंबित था उस पर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ विषय था जिसकी जानकारी आपको देना मैं उचित समझता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि बहुत दिनों के बाद इस तरह के फैसले इस सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लिया है। We take your questions. I'll request Honorable Minister to brief you in English. मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा लंबित ये मांग कि जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों ने वर्षों से मांग की थी कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में भी हमारे जौनसार क्षेत्र में, वहाँ पर उत्तराखंड में उनको वही बोली, वही पहनावा, वही सब कुछ, उनको जनजाति का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित जनजाति का। ये मांग थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई थी। आज उस दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय है जिसका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय से पेंडिंग मांग आज पूरी होने पर आपका आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। प्रश्न ले सकते हैं, बाद में करते हैं। 69। मेरा सवाल अर्जुन मुंडा जी से है कि ये पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े जाने का मतलब क्या है?
क्या वही जाति है या पर्यायवाची के शब्द जोड़े जाने पर किसी और को भी लाभ मिलेगा उसका? देखिए, कुछ मामले इस तरह के हैं। 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उस जजमेंट के आधार पर कहा गया था कि यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो उसके संशोधन आर्टिकल 342 में पार्लियामेंट को यह अधिकार है और पार्लियामेंट इस पर विचार करते हुए जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकती है। और इस मामले को लेकर कई बार कुछ राज्यों में इस तरह की परिस्थिति बनी कि स्पेलिंग मिस्टेक है या पर्यायवाची शब्द के रूप में एक ही वर्ग के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं। लेकिन उन दिनों में जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बना था, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बहुत पुराने होते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे 1896 से प्रारंभ हुआ और 1932 से बाद में 1964, कुछ जगहों में 1972 तक हुआ। तो ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे में बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से आप ये कहिए कि उन दिनों में उन एरिया में उतनी लिटरेसी नहीं थी, अपने जो लोगों ने कहा। और आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ये फोनेटिक वेरिएशन होता है, जैसे तमिलनाडु के कोई भी आवाज़ को आप सुनेंगे, आप लिखते समय हो सकता है आपको हिंदी हो इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम बाद के दिनों में ये लगा कि जो भी इस तरह के विषय हैं उस पर पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकते हैं। और ये सब पर उन दिनों से आप 2000 के बाद से ये रिसर्च के जो सारी औपचारिकताएं पूरा करते हुए धीरे धीरे करके इस समय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सारे संशोधन किए जा रहे हैं। हेलो मुंडा जी, मेरा एक राजस्थान से सवाल है कि मीना और मीना में लंबे समय से वहाँ विवाद चल रहा है, इस दिशा में कुछ पहल हुआ है क्या? देखिए, ये विषय अभी हमारे पास नहीं है। ये विषय हमारे सामने किसी स्तर पर नहीं है, मंत्रालय के स्तर पर। किसी और का कोई सवाल? नहीं, कैबिनेट से जुड़ा हुआ जो विषय उस पर पूछेंगे। एज टुडे कैबिनेट, the Union Cabinet met today under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi ji, and Cabinet approved the signing of guarantees for hosting FIFA Under-17 Women World Cup, Football World Cup. It will be held from 11th October till 30th of October in Bhubaneswar, Navi Mumbai and Goa. Teams from 16 countries will participate in this Under-17 FIFA Women World Cup, Football World Cup. In 2017, India hosted the Under-17 Men's Football World Cup. So by hosting this Women's World Cup, it will give us an opportunity to spread the message especially among the girl child, among the women, and also to promote the football across the country. I'm sure it's going to be a great success. As in the past, the Under-17 Men's World Cup, Football World Cup was a great success. We'll try and give our best. There's a new team of the All India Football Federation now. They'll be hosting it. And I'm sure it's going to be a great success. So the Cabinet has approved it. The total cost on this tournament will be close to 60 crore rupees. Thank you. कैबिनेट से जुड़ा हुआ नहीं है ना?
तो आप देख रहे थे कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अर्जुन मुंडा। मंत्रिमंडल की बैठक में पहला फैसला खेलों को प्रोत्साहन से जुड़ा है। कैबिनेट ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप को दी हरी झंडी, यानी अब देश में 11 से 17 अक्टूबर तक होगा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप। दूसरा फैसला विभिन्न राज्यों की जनजातियों से संबंधित फैसला लिया गया है। 12 ऐसी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। तो ये थे कैबिनेट के 2 बड़े फैसले। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए सीधे रुख करते हैं गुजरात का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय संबोधित कर रहे हैं लोगों को। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो। France is a key member of the European Union, and we naturally discussed advancing India-EU negotiations on trade, investment and geographical indicators. We welcome the commencement of the first round of negotiations in this regard. I thanked Minister Colonna for France's effort during its presidency of the EU Council to expedite these processes. On her part, she briefed me about various matters under discussion in the Union, including in the context of Ukraine. One reflection of the expanding comfort between India and France is the interest in creating trilateral formats with other partners. I had referred earlier to our cooperation on development issues in the Indo-Pacific. We also look forward to the meeting of the India-France-Australia trilateral in New York later in the month with our colleague, Minister Penny Wong. Another trilateral with the UAE would also be upgraded to the ministerial level given the positive feedback we had from the official one. India and France have a long tradition, a strong tradition of working together in multilateral platforms and on global issues. Currently, we serve together in the UN Security Council, and our coordination there has been commendable. I would particularly appreciate the clear-cut position France has taken on the challenge of terrorism. I shared with Minister Colonna India's views and expectations of our forthcoming G20 presidency. Foreign ministers, of course, have the responsibility of integrating various streams of cooperation that they have bilaterally. In the case of India and France, this is truly a formidable task, given that we work with each other in so many domains. We did an overall review, and I think I can speak for my French counterpart in declaring that we are satisfied with the progress in a range of domains that we discussed, defense, nuclear, space, etc. But we expect to step up the tempo. A few specific issues in our discussions are worth mentioning today. One, we are launching a scheme for the exchange of young professionals in the 18 to 35 age group as a follow-up to a migration and mobility partnership. Two, we expect the Indo-French campus on health that will be taking shape
to establish double degree courses to facilitate exchanges and collaboration. 3, I welcomed France to the Raisina Forum for the Future of Diplomacy that will promote networking among young diplomats. 4, I thanked her for making India the country of honor in the CTech Week in Brest that will bring together blue economy stakeholders. And 5, we agreed to follow up on the successful VivaTech Summit 2022 in France, where India was the country of the year. We are particularly keen on the launch now of UPI and RuPay facilities. Overall, I think we had an exceptionally good and productive day. I thank Minister Colonna once again, and I would invite her to make her remarks. Cher Ministre Jacques Shankar, dear colleagues, Mesdames et Messieurs, I'm happy and honored to be here today and tomorrow, but I'd rather switch to French, if I may. Je remercie mon collègue et ami le Dr Jacques Shankar pour d'abord les mots très aimables qu'il a eus à mon endroit et pour évoquer nos conversations qui ont été riches et amicales. Il en a rendu compte pour l'essentiel, donc je dirais simplement quelques mots pour compléter. Vous l'avez dit, chers collègues, il s'agit de ma première visite bilatérale en Asie. Donc cette visite en Inde est un choix de la part de la France, et un choix qui ne doit pas surprendre puisque nous avons voulu marquer de cette façon, mais il y en a tant d'autres, que nous avons un partenariat privilégié, que ce partenariat entre l'Inde et la France est un partenariat sans égal, unique, vraiment tout à fait exceptionnel à nos yeux. Et je veux rappeler à cet égard qu'en 75 ans de relations diplomatiques, puisque nous avons déjà 75 ans de relations, la France et l'Inde se sont toujours soutenues l'une l'autre, y compris dans les moments les plus durs. Je crois que nous ne nous sommes jamais fait défaut. Et j'ajoute que dans le monde d'aujourd'hui, qui est incertain, un tel niveau de confiance et de solidarité est rare et il est précieux, donc il est précieux à nos yeux, aux yeux de la France, sachez-le. Nous avons noué il y a 25 ans bientôt, c'était en janvier 98, un partenariat stratégique exceptionnel, je le redis, qui est d'abord et avant tout un partenariat entre égaux et qui est fondé sur le même attachement de chacun de nos pays à son autonomie stratégique. Donc le docteur Jacques Shankar et moi-même, nous avons évoqué non seulement ce que nous avons pu faire ensemble depuis 25 ans, Inde et France, mais aussi la façon, dans les prochaines années, qu'ils connaissent encore des développements dans le potentiel qui est le sien et qui reste considérable, quoique la dynamique ces dernières années ait été remarquable, pour ne pas dire exceptionnelle. Je citerai quelques domaines d'action, le domaine de la défense et de la sécurité, bien sûr. Je crois que aucun autre pays n'est prêt à partager avec l'Inde autant et de façon aussi approfondie ces technologies de défense que la France, et nous sommes fiers, je le dis, d'être l'un de vos tout premiers partenaires de défense en matière industrielle, chacun le sait et chacun l'aura à l'esprit, mais aussi de façon opérationnelle. Et je voudrais rappeler que nous avons désormais des patrouilles conjointes, par exemple dans l'océan Indien, ce qui constitue une avancée majeure. Nous avons aussi fait des choses et nous avons des ambitions plus grandes encore dans le domaine spatial, dans le domaine du cyber. Nous coopérons dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et puis vous connaissez, mais je veux le rappeler ici aussi bien sûr, notre intérêt pour le projet nucléaire civil Jaitapur, qui est un projet qui progresse et qui, s'il aboutissait, doterait l'Inde de la plus grande centrale nucléaire au monde et permettrait de développer son indépendance énergétique tout en contribuant à lutter contre le réchauffement climatique. Voilà un premier pilier. Le second que je veux rappeler, c'est que notre partenariat n'est pas seulement un partenariat qui vise à faire que nos nations coopèrent plus entre elles ou s'appuient l'une l'autre et soient plus fortes ainsi l'une l'autre. C'est un partenariat qui vise à servir l'ordre international fondé sur la règle de droit. Nous y sommes l'un et l'autre, nos deux pays, ils sont fortement attachés. Nous nous voyons comme des puissances d'équilibre
Et je veux le rappeler au moment où l'on voit bien que les principes fondamentaux du droit international sont remis en cause. Alors, le ministre l'a dit, nous avons parlé notamment de la situation en Ukraine et de la guerre d'agression qui a déclenché la Russie. Et j'ai tenu à souligner et à rappeler que ceci concerne tous les États de la société internationale. Ça concerne évidemment au premier chef l'Ukraine et le peuple ukrainien. Mais ce que nous avons vu, ce que nous devons empêcher de se poursuivre, c'est qu'un membre important de la société internationale, membre permanent du Conseil de sécurité, a choisi de fouler aux pieds en déclenchant une guerre d'agression et continue de le faire en ce moment même tous les principes sur lesquels l'ordre international est fondé. Les principes qui permettent aux États membres de la communauté internationale d'avoir un vivre ensemble dans le respect autant que possible les uns des autres et dans la recherche de la stabilité et de la paix. Et donc, quand les principes fondamentaux de l'ordre international sont ainsi bafoués, violés, ils en sortent affaiblis partout, y compris dans l'espace qui est autour de nous. Et n'oublions pas que tout le monde nous regarde. Donc ce qui se passe en Ukraine, et c'est ça que je veux souligner, ça n'est pas qu'une affaire qui concerne l'Ukraine ou qu'une affaire qui concernerait le continent européen. C'est vraiment un sujet important et grave pour tous les membres de la communauté internationale qui ne doivent pas laisser faire cette remise en cause fondamentale des règles de droit. Nous avons aussi parlé de l'Indo-Pacifique, bien sûr, et la France est une nation également de l'Indo-Pacifique, donc notre engagement dans la région est connu, nous avons pu adopter une stratégie Indo-Pacifique, l'Union européenne aussi, et ce qui se passe sur le territoire ukrainien ne nous détourne en rien, évidemment, de notre attachement à faire progresser la stabilité dans la zone Indo-Pacifique. L'Inde, à ce titre, est un acteur clé, évidemment, et restera au cœur de notre stratégie dans la région. Nous voulons que l'Indo-Pacifique soit une zone d'état de droit, de stabilité, de prospérité, une zone dont l'environnement soit protégé, et nous voulons agir ensemble pour apporter des solutions concrètes à la région. C'est ce dont nous avons débattu, avoir une offre qui serve la région, qui serve l'ensemble de ses objectifs en matière de sécurité maritime, de coopération économique. Nous avons, le ministre a dit, créé un fonds franco-indien destiné à soutenir des actions de développement durable dans certains pays de l'Indo-Pacifique. Et puis, bien sûr, au-delà de la France, l'Union européenne est un acteur qui est pleinement engagé. Nous souhaitons coordonner nos actions autant que possible pour être ensemble, plus efficaces que chacun séparément ou que l'addition de nos forces séparées. Ce qui vaut pour l'Europe et pour l'Indo-Pacifique vaut partout. La France et l'Inde refusent un monde où la force ferait le droit. C'est le sens de notre coopération au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Et nous avons la présidence ce mois-ci. L'Inde prendra le relais. Nous coopérons régulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je rappelle que la France s'est mobilisée, continuera de se mobiliser pour que l'Inde obtienne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous avons évoqué également la prochaine présidence du G20 qui sera assurée par l'Inde l'an prochain et nous aiderons autant que possible à la mesure de ce qui pourrait être souhaité par la présidence indienne, les différents projets qui seront ceux de cette présidence. Si nous pouvons y apporter notre appui ou notre contribution, ce sera très volontiers. Le ministre a évoqué ce que nous avions fait pour créer l'Alliance solaire internationale et la portée, qui désormais donne lieu à des développements concrets dans 3 pays. Nous avons été intéressés par l'initiative LIFE, dans un autre ordre d'idées, mais dans le même esprit néanmoins, l'initiative LIFE portée par le Premier ministre Modi, et je veux dire publiquement
notre intérêt et notre soutien pour cette initiative. Nous avons aussi réfléchi au prochain sommet du G20 sous présidence indonésienne et essaierons de travailler d'ici là, même si ça vient très vite, c'est mi-novembre, à la façon dont where France and India can come up with a common initiative to deal with some of the indirect consequences of the Ukraine war, whether it has to do with energy, the price of energy in a general manner, the cost of inflation, and the issue of food security, in which India too is playing a major role. And the minister has already said it, but I would still like to mention, we spoke of that beyond what our governments do between two governments, we are also working in people-to-people relationships, whether it is culture, whether it is any other field, whether it is education. We are keen to receive 20,000 Indian students in France by 2025. And we know that because of the pandemic, things had slowed down a little bit, but we hope that we'll be able to make up for that delay. And there will, of course, be a center center on health, which will be set up, which is a big campus for health. And France is also opening up a bureau in Hyderabad. We already have 4 consulates in India. We have several Alliance Française, and so we had really fruitful discussions, and thanks to the minister, we had excellent talks, and I'm really looking forward to meeting him in New York. And I would like to also express my gratitude to the minister for his hospitality. Thank you very much. Thank you. Now we will invite questions from the assembled media persons. Due to time constraint, we'll limit it to 2 questions from each side. May I begin with the Indian side? The first question to Mr. Manas from the Press Trust of India, please. This is a question to the French Foreign Minister. This is Manas from Press Trust of India, India's leading news agency. Ma'am, your visit to India has come at a time we have seen तो आप देख रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोरोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वार्ता के दौरान किन विशेष मुद्दों पर बातचीत हुई, किस तरह से भारत और